पैरा नंबर 11 में ये कहा गया है कि जो रिवाइज रिजल्ट में रीसिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे दे विल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस। गवर्नमेंट ने मिस रिप्रेजेंट करके गलत रिजल्ट डिक्लेयर करके आपको सिलेक्ट किया। अब ये मैटर 9 मई के लिए लिस्टेड है, जो कैटेगरी नंबर 1 के मैटर है। हेलो ऑल द क्लर्क्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019। काफ़ी क्वेरीज जो है आपकी तरफ से आ रही थी कि इस मैटर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 के ऊपर काफ़ी टाइम से कोई वीडियो जो है वो अपडेट नहीं हो पाया है मेरे ऑफिस की तरफ से। सो सम कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग कैंडिडेट्स और हु आर द रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स और देर आर स्टिल सम कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन गिवन द ज्वाइनिंग। सो अलग अलग क्वेरीज जो है वो काफ़ी मैसेजेस के थ्रू, तो उन क्वेरीज के जो फ़िलहाल स्टेटस है दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑल ऑफ यू नो कि एडवर्टाइज नंबर 5 ऑफ 2019 जो है स्टेट ऑफ हरियाणा ने इशू किया था अप्रॉक्सीमेटली 4858 क्लर्क्स की रिक्रूटमेंट के लिए। प्रोसेस इनिशिएट हुई एग्जामिनेशन के बाद। रिज़ल्ट जो है 3 सितंबर को 2020 को स्टेट ऑफ हरियाणा HSSC ने इशू किया और उसके अंदर फिर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जो है वो कंप्लीट की गई। वेटिंग लिस्ट भी इशू हुई और कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स की भी ज्वाइनिंग हो पाई थी। कुछ कैंडिडेट्स ने आंसर की में प्रॉब्लम होने की वजह से इन सभी केसेस को, जो रिज़ल्ट था 3 सितंबर 2020 का, उसे चैलेंज किया कि रिज़ल्ट जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रॉन्ग आंसर की ऑफ सम सेट्स। So accordingly, there is requirement of revising the result. अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के केस के अंदर ये रिवीजन ऑफ रिजल्ट की जो प्रोसेस थी वो शुरू हुई और 25/4/2022 को ऑनरेबल सिंगल जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर पास किया कि देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द आंसर की और इस रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। देन इसके अंदर पैरा नंबर 11 और पैरा नंबर 18 जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से ये लिटिगेशन सारी अराइज होती है। पैरा नंबर 11 में ये कहा गया है कि जो रिवाइज रिजल्ट में रीसिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे दे विल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस। और पैरा नंबर 18 के अंदर ये कहा गया है कि जो रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सारी प्रोसेस है और जो रिलेटेड प्रोसेस हैं वो सारी की सारी प्रोसेस दोबारा होगी। सो ये जो 11 और 18 नंबर पैरा थे ये आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थे कि कैंडिडेट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो रीसिलेक्ट हुए हैं और वे जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर जिन स्टेशंस में काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहें, और जो रिवाइज रिजल्ट की वजह से आउटगोइंग कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह पर जो इनकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाता। सो ये एक्सपेक्टेशंस रही, लेकिन जो रिवाइज्ड रिजल्ट HSSC ने इशू किया 23/6/2022 को, उससे पहले इन्होंने कैंडिडेट्स की जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, जो स्टेशन की प्रेफरेंस है और जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की जिनकी एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की और पंचकुला जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया और इसके लिए पब्लिक नोटिसेस जो थे वो इशू किए गए। इस सारी प्रोसेस के अंदर एक प्रॉब्लम यह भी रही कि कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो रीवेरिफिकेशन के लिए आ नहीं पाए, आए नहीं, या उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या उन्हें डेट्स की कन्फ्यूजन थी, वो डिफरेंट डेट्स के ऊपर आए। HSSC की तरफ से एश्योरेंस दी गई कि दोबारा जो है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली जाएगी, बट आफ्टर दैट रिवाइज रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है और 500 से अबव कैंडिडेट्स ऐसे रह जाते हैं जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे। तो कुछ लोगों की राय ये है कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किसी तरीके की एडजस्टमेंट्स के थ्रू अपनी जो है सिलेक्शन को इंश्योर किया था और अब इनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं थे, इस वजह से ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन इन फैक्ट जो कुछ कैंडिडेट्स जो इससे प्रभावित हुए उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की और वहाँ उनका कहना यही है कि उन्हें रीवेरिफिकेशन का मौका दिया जाए और जो पैरा नंबर 18 है उसके हिसाब से रीवेरिफिकेशन की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। पैरा नंबर 11 के हिसाब से उन्हें डीम टू बी कंटिन्यू इन सर्विस माना जाए
और अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं भी पहुँचे तो लेटर स्टेज के ऊपर उनकी रीवेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट की जा सकती है। सो दे आर सीकिंग अ चांस। तो ऑब्वियसली ये जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करवाने के लिए रेडी हैं, सो इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट फेक होने की पॉसिबिलिटी कम है या नहीं है, क्योंकि जब कैंडिडेट खुद रेडी है अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए तो इट मीन्स कि किसी न किसी वजह से वो पिछले जो समय फिक्स किया गया था नोटिस के थ्रू जो HSSC ने इन्फॉर्म किया था रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस या डेट्स के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें कई कैंडिडेट्स ऐसे भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से रीवेरिफिकेशन के लिए नहीं आ पाए। जैसे ही रिवाइज रिजल्ट आया, रिलीविंग की प्रोसेस HSSC ने स्टार्ट की और जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी भी रिलीविंग HSSC ने की। अगर पैरा नंबर 18 के हिसाब से HSSC का जो कहना है कि हमें पैरा नंबर 18 के हिसाब से रिलीव करना ज़रूरी था, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एक चीज़ होती है जिसके बारे में कई बार हम डिस्कस करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अगर कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस करनी पड़ रही है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो एक स्टेप यह लिया जा सकता था कि HSSC खुद 25/4/2022 का जो अमित कुमार का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती थी कि क्या वाकई में रिक्वायरमेंट है। पैरा नंबर 18 और 11 की जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कोर्ट के सामने उसे लाकर और कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती थी। उसके बाद कोर्ट उसको अपनी लैंग्वेज में क्लैरिफाई कर देती और ये जो इतने सारे इश्यूज़ हैं ये अराइज नहीं होते। और या फिर HSSC खुद अपने लेवल के ऊपर ये स्टेप ले सकती थी कि जो ऑलरेडी रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको रिलीव ना किया जाए। और कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा हुआ भी, जो जिन कैंडिडेट्स को री एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स में सेम डिपार्टमेंट और सेम स्टेशन जिनको अलॉट हो गया, मिल पाया जिनको, उनमें से कई डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिलीव किया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रिलीव नहीं किया एंड दे आर स्टिल कंटिन्यू इन सर्विस इन द सेम डिपार्टमेंट। इवन देयर सर्विस रिकॉर्ड हैज़ नॉट बीन फ्रीज्ड एंड the process that has been done with the other candidates, that process has not been done with them. So अब इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी उस डिपार्टमेंट की कहें जहां वो काम कर रहे थे कि उन्होंने कैंडिडेट्स के जो इंटरेस्ट थे उसको इंश्योर किया कि वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। और एक दूसरी तरफ यह प्रक्रिया चला दी गई कि जहां ऑलरेडी रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी रिलीव किया जा रहा है, जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं थे मेरिट कम होने की वजह से या वेरिफिकेशन के लिए ना आ पाने की वजह से, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग थे, उनकी रिलीविंग से रिलेटेड भी एक 30/6/2022 को HSSC ने एक उनकी रिलीविंग के लिए लेटर जो है वो इशू की थी। उसके अंदर जो टाइम दिया गया उससे पहले उनको रिलीव कर दिया गया, जिस ग्राउंड के ऊपर वो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट में आए और उन्हें टेक्निकल प्रोसेस कंप्लीट ना करने की वजह से उन्हें स्टे मिला, उनकी रिलीविंग के ऊपर स्टे मिला। और उस स्टे के बेसिस के ऊपर आज भी जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे आर वर्किंग ऑन इन देयर डिपार्टमेंट्स ऑन देयर अर्लियर स्टेशंस वेयर दे वर गिवन द रीज्वाइन। अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न है कि क्या आज की डेट में वाकई में कैंडिडेट्स हैं जो रीसिलेक्ट नहीं हो पाए थे और जिनकी रिलीविंग के ऑर्डर किए गए थे, क्या वो कैंडिडेट्स मेरिट में बाहर हो गए, जो कैंडिडेट्स राइट, और कुछ कैंडिडेट्स जो कि वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ पाए थे, तो क्या उनकी रिलीविंग के ऊपर आज कोई स्टे है? तो जिस तरीके से ये ऑर्डर है 6 जुलाई 2022 का, उसके अंडर जो रिलीविंग के ऊपर स्टे ग्रांट किया था वहीं पर ये कहा गया था कि इनको फ्रेश शो कॉज नोटिस देके प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू रिलीव किया जाए और इन एनी केस अगर कोई एडवर्स ऑर्डर पास किया जाता है तो वो नेक्स्ट डेट से तक इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और फिर 1-2 डेट्स के अंदर इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया, लेकिन जब ये केसेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 के ऑर्डर के थ्रू, उसके बाद 2 नवंबर और 7, 8, 9 नवंबर को जो मैटर्स लगे थे उनके अंदर इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू नहीं हुआ। तो कुछ लेटर्स इन्होंने जनवरी में इशू की थी जिसके अंदर इन्होंने रिलीविंग जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके डाटा डिपार्टमेंट्स को देने के लिए कहा था। और 16 जनवरी की शायद ये लेटर है, इफ़ आई कैन रिकलेक्ट द डेट करेक्टली।
और 25 जनवरी की डेट जो है वो इनमें दी गई थी। अब जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जो है, उन्हें इससे रिलेटेड काफ़ी इशू अराइज जो है वो डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से उन्हें डिपार्टमेंट्स रीअलोकेट किए, उनके डाटा को फ्रीज किया, उनके HRMS डाटा को फ्रीज किया, और जो ऑप्शन सेलेक्ट की गई कि दिस सर्विस इज नॉट टू बी काउंटेड फॉर एनी फ्यूचर बेनिफिट्स, उस प्रोसेस को करने की कोई रिक्वायरमेंट टेक्निकल तौर के ऊपर भी नहीं थी, क्योंकि 25 जुलाई 2022 को और 1/8/2022 को जो आभास और जो तरुण के केसेस थे, जिन्होंने रीएलोकेशन को चैलेंज किया था और साथ में कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए कहा था, तो कोर्ट ने उन केसेस में रीएलोकेशन के अगेंस्ट उनको रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया था, बट उनको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए ऑर्डर किए गए थे। अब यहाँ से एक डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अगर अडॉप्ट की जाती, तो यहाँ एक प्रोसीजर यह होना चाहिए था कि उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट दे देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने कोई कॉमन ऑर्डर पास नहीं किया। गैप पीरियड से रिलेटेड एक 16 दिसंबर 2022 की एक लेटर इन्होंने जरूर इशू की, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो गैप पीरियड है, हम उसको कंपलसरी वेटिंग पीरियड अंडर रूल 8 का 10 जो है उसके अंडर हम उसको कंसिडर करेंगे। तो और इन्होंने आभास और तरुण के केसेस के अंदर उन जजमेंट्स को चैलेंज भी नहीं किया है। सो इट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस की जो पेटिशंस थी, जो कैंडिडेट्स ने फाइल की, उनके अंदर जो कोर्ट का रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, जो पहले नोटिस इशू किया गया स्टेट को और फिर स्टेट का जवाब इनके अंदर फाइल किया गया। अब ये मैटर 9 मई के लिए लिस्टेड हैं, जो कैटेगरी नंबर 1 के मैटर हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जिस मैटर के साथ ये टैग किए गए हैं, वहाँ एक डिफ़िकल्टी यह आ रही है कि इसके अंदर अभी भी कुछ इररिलेवेंट मैटर टैग्ड हैं, जिनकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो राज्यपाल का खुद का जो मैटर है, जो 9 मई को जो CWP नंबर 14017 ऑफ 2022 जो मैटर है, वो खुद एक वेटिंग कैंडिडेट का मैटर है। और जबकि कुछ कैंडिडेट्स, कुछ मैटर ऐसे हैं इसके अंदर जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड है और वो इसके साथ टैग किए गए हैं। सो अभी हमारी एक प्रोसेस जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वी आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन। 15 अप्रैल तक हम इस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, जिसके अंदर हम निशा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जो पिटीशन है, प्लस जो आपकी अमित कुमार की जो पिटीशन है, और उसके अलावा अमन सोनी और परमजीत की पिटीशन, और एक आपकी विकास सिंघल की पिटीशन, इनको हम इस बंच से अलग जो है इसको डीटैग करवाएंगे। और क्योंकि ये सारे कंटिन्यूटी के मैटर हैं, तो हम चाहते हैं कि ये मैटर बाकी केसेस के साथ टैग होकर इनकी हियरिंग ना हो, क्योंकि इसके अंदर लगभग जो पॉइंट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोर्ट को सिर्फ एक फॉर्मल ऑर्डर पास करना है। अब ये हम देखेंगे कि जो अलग अलग मैटर्स हैं जो इस बंच के अंदर, वहाँ कोर्ट जो रिलीफ देती है वो सभी रिसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देती है, या जो पेटिशनर्स कोर्ट के सामने आए हैं उनसे रिलेटेड ही रिलीफ जो है वो कोर्ट देती है। हमारे ऑफिस की तरफ से जब भी इस केस को प्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि जो पेटिशनर हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर जो ऑल दी रिसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं। इस बात को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और कोशिश यही है कि कोर्ट जो है वो सिर्फ पेटिशनर्स को नहीं, बल्कि एक वाइडर प्रोस्पेक्ट को इसके अंदर, वाइडर व्यू इसके अंदर ले, और जो रिसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सब से रिलेटेड डायरेक्शंस जो हैं वो पास हो। इन एनी केस अगर पेटिशनर स्पेसिफिक डायरेक्शंस अगर पास होती हैं, तो इसके अंदर फिर कैंडिडेट्स के लिए यह रिक्वायर्ड होगा कि वो सिमिलर ऑर्डर के लिए अपनी पेटिशंस बाद में फाइल कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स पर जो है एक्शन लेंगे, या उन्हीं ऑर्डर के अंदर हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे जो कोर्ट के सामने पेटिशनर्स हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए। सो वहाँ पर यू हैव ऑप्शन कि आप अपनी सिमिलर पेटिशन फाइल करके सिमिलर ऑर्डर के लिए अपनी पेटिशन फाइल कर सकते हैं। और इस स्टेज के ऊपर भी
ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट है या नहीं है, तो इस स्टेज पर भी देखिए यही है कि अगर आप पेटिशन ज्वाइन करते हैं तो आप बाय नेम पेटिशन में ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी ऑर्डर आएगा 9/5 को अगर डिसाइड होता है तो 9/5 को, या अगर किसी वजह से इसके अंदर फर्दर डेट अगर आती है तो उसके बाद जब भी ऑर्डर होगा आपको अपना बाय नेम ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसके अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको बाद में फाइल करना है या आप फाइल करना है या फिर क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। जो भी ऑर्डर इस केस के अंदर होगा, जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 9/5 को या उसके बाद, सो जिन लोगों ने बाय नेम अपनी पिटीशन फाइल की हुई है उन्हें डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने के लिए अपना बाय नेम ऑर्डर मिल जाएगा। सो कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। कोई अगर आपको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन और अगर रिक्वायर्ड है कि आपके पर्टिकुलर केस के अंदर आपको पिटीशन ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सो दैट यू कैन क्लैरिफाई, यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन माय ऑफिस व्हाट्सएप नंबर एंड दैट नंबर इज 7986657694। सो फ्रेंड्स, एक जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसी केस से रिलेटेड, इसके अंदर ये जो फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट जो आया था, इसके बाद आप सभी जानते हैं कि रिलीविंग जिन कैंडिडेट्स की होनी थी अभी तक उनकी रिलीविंग नहीं हुई है। तो इससे रिलेटेड उन कैंडिडेट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि उनकी हाई कोर्ट के सामने पिटीशन है और ये जो सर्विस होती है ये सिविल लॉ के अंदर एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो गवर्नमेंट ने मिसरिप्रेजेंट करके गलत रिजल्ट डिक्लेयर करके आपको सिलेक्ट किया और अब इस स्टेज के ऊपर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिवाइज रिजल्ट को इशू करके आप लोगों को मेरिट के अंदर आप नहीं आ पाए, क्योंकि आंसर की वजह से आपके मार्क्स कम हो गए या जो कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए। सो वहां पर हाई कोर्ट के सामने जो पेटिशंस हैं, हाई कोर्ट का सिविल रिट पेटिशन के अंदर डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स इस इशू के ऊपर रिट पेटिशंस एंटरटेन करती हैं। कुछ पेटिशंस के अंदर रिलीफ जो है वो कैंडिडेट्स को दिए भी गए हैं, जहाँ उनके लिए टेम्परेरी या स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके उन्हें वहाँ एडजस्ट किया गया है। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं केसेस हाई कोर्ट्स के, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स को रिलीफ नहीं मिल पाया है। सो वहाँ सिविल रिट पेटिशन डिसमिस होने के बाद कैंडिडेट्स के पास कोई रिलीफ नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के अलावा। लेकिन यहाँ इस स्टेज के ऊपर वो कैंडिडेट्स जो रिवाइज रिजल्ट में नंबर कम होने की वजह से बाहर हुए हैं या जो वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए या जो अदर रीजंस हैं, सोशो इकोनॉमिक अगर आपने पहले क्लेम किया था अब आपने क्लेम नहीं किया, उस वजह से अगर बाहर हुए हैं तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। इट मीन्स वो मिस रिप्रेजेंटेशन उस वक्त आपकी तरफ से थी। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो सोशो इकोनॉमिक क्लेम जो है होने के बावजूद भी मेरिट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो आपके पास जो रेमेडी है वो एक सिविल कोर्ट की रेमेडी अवेलेबल है, जहां आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो सर्विस ज्वाइनिंग है गवर्नमेंट के साथ वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है। सो किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23-24 जो मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है और मिस्टेक की बात करता है, वहां पर क्लियरली बताया गया है कि दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी वॉइड एट योर ऑप्शन एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द HSSC और द गवर्नमेंट। सो इसके लिए एक लिमिटेड पीरियड है, जिसके अंदर जो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आपको पंचकुला सिविल कोर्ट में अपनी पिटीशंस फाइल करनी होगी। यहाँ फिलहाल अगर जो कैंडिडेट्स इस बात से संतुष्ट हैं कि ओके रिलीविंग पे स्टे मिला हुआ है, कल को जो होगा देखा जाएगा, सो कल को अगर एडवर्स इसके अंदर रिजल्ट आता है तो आपके पास में लिमिटेड रेमेडी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील ही अवेलेबल रहेगी। जबकि इस स्टेज के ऊपर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स जो लिमिटेशन पीरियड है, जो आपको रिलीविंग कम्युनिकेट की गई थी या जिस दिन रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था, रिवाइज रिजल्ट में आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ और उसके बाद जिस डेट से आपको रिलीविंग जो है वो इशू की गई थी, so from that date within 3 years period you can file your suit for specific performance or in the alternative compensation for the loss। तो specific performance
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन 9 से 25 तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन दी अल्टरनेटिव जो कंपनसेशन की बात करते हैं, सो यू कैन प्लेस योर क्लेम फॉर दैट। ये बस अगर आप इस वक्त मिस कर जाओगे, सो लेटर ऑन लिमिटेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूट के अंदर किसी भी वजह से लिमिटेशन पीरियड कॉन्डोन नहीं किया जाता है। सो all the candidates who are affected by the revised result, who have not been selected but who are presently working in their departments or who have been relieved by any of the department, they can file their suit for the specific performance or in the alternative compensation for the loss. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से आपको इंजंक्शन जो है वो ग्रांट हो सकती है एंड योर रिलीविंग कैन बी स्टे एंड यू विल बी हैविंग सम बेटर चांसेस। आपके पास में बेटर चांसेस रहेंगे हाई कोर्ट के अंदर जो आप ऑलरेडी रेमेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे बेटर चांसेस आपके रहेंगे। और दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ पैरेलल रेमेडी इन माय व्यू। Someone may say that already the petition for the same relief हाई कोर्ट के सामने आपने फाइल की हुई है एंड ऑन द पैरेलल साइड यू आर थिंकिंग ऑफ फाइलिंग द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो दैट इज समथिंग अगेंस्ट द ऑर्डर जो 25/4 का ऑर्डर है सिविल रिट पेटिशन में, उससे रिलेटेड रिलीफ है। और जबकि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो रहेगी उसके अंदर जो HSSC का एक्शन है, जो मिस्टेक्स हैं, किस तरीके से आपको HSSC ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, किस तरीके से आपको बाय मिस्टेक जो है मिस रिप्रेजेंट किया, आपको कम्युनिकेट किया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपने सर्विस को ज्वाइन कर लिया, जो 2 साल के करीब आपने सर्विस की, उसके अंदर जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो सिचुएशंस हैं वो एक कैंडिडेट की काफ़ी चेंज हो जाती हैं। आप उस वक्त किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, वो आपने छोड़ दी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस हो गई। तो ये सारी चीज़ें उतने वाइडर लेवल के ऊपर सिविल रिट पेटिशन के अंदर अगर कंसिडर ना भी हो और कोई पॉजिटिव ऑर्डर आपके फेवर में ना मिले, क्योंकि रिलीविंग को चैलेंज कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर कोर्ट में से कि HSSC ने जो भी किया है वो पैरा नंबर 18 के हिसाब से किया है, ऑन द कोर्ट डायरेक्शंस किया है रिवाइज रिजल्ट की उसमें। सो वहाँ पर आप ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो रेमेडी है उन्हें प्रेस नहीं कर सकते। वो जो प्रॉपर जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन है सिविल कोर्ट की, वहाँ पर प्रेस की जा सकती है। सो दोज कैंडिडेट्स हु आर अफेक्टेड बाय द रिलीविंग, दे कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, स्टिल वी हैव सम टॉपिक्स टू डिस्कस। हमें एक रीएलोकेशन से रिलेटेड इशू है, जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया और उनको जनरल के हिसाब से प्रेफरेंस अलॉट हुई है, उससे रिलेटेड भी जो साजिद खान एंड अदर्स की और विकास की जो पिटीशन है वो 1 मई के लिए लिस्टेड है। साजिद खान की 9 मई के लिए लिस्टेड है, बट उसमें अर्ली हियरिंग करके उसको डी टैग करके हम 1 मई के साथ टैग करवा रहे हैं। सो ये भी रिजल्ट को इफेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर भी, कि कुछ जो कैंडिडेट्स जनरल में जिनको अभी काउंट किया गया है उनको उनकी रिजर्व्ड कैटेगरी में माइग्रेट किया जाए। और क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस जो डिपार्टमेंट है वो मेरिट की वजह से रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को वो डिपार्टमेंट मिल गए हैं जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करने की वजह से हायर मेरिटोरियस कैंडिडेट को नहीं मिल पाए। सो दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन 1 मई। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जजमेंट्स हैं 2010 की और 2017 की, 2019 की, so they will be making an impact upon the decision. So let us see कि उसके अंदर क्या डिसीजन रहेगा। और इस इशू को हम एक अलग से वीडियो के अंदर we will discuss, because दैट इज़ अ इशू जो वेटिंग कैंडिडेट्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 400-500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं लेकिन जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई कर लिया था। अब उनकी अगर ऑप्शन दोबारा ली जाती है प्रेफरेंस की, तो वो जनरल या रिजर्व्ड कैटेगरी जिस कैटेगरी को भी चूज करेंगे उसके हिसाब से उनकी सीट अलॉटमेंट होगी। तो ऑब्वियसली कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के जो लास्ट कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट आना स्वाभाविक है। और जनरल कैटेगरी की जो कुछ सीटें खाली होंगी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के मूव करने की वजह से, सो वहाँ पर जो जनरल के वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन हो पाएगी। So these are all the issues and we will make this a separate video on this reservation issue and इसके अलावा आपकी कोई भी queries हो so you can send on my office WhatsApp number 7986657694 और ये वीडियो आपके ग्रुप्स के अंदर भी my office will update. So friends,
दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड काफ़ी लेंदी वीडियो जो है ये बन गई है, बट ये जो इश्यूज़ हैं इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर रिलेटेड चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, डिस्कस करना, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. So see you in the next update.